डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ाइज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बिज़नेस यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। और चैप्टर 2 में जो टाइटल है चैप्टर 2 का, दैट इज़ बिज़नेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या टाइप्स होती हैं, कितनी तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें प्रीलिमिनरी जो हमें नॉलेज होना चाहिए वो ये कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो तरह का होता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है और इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस होते हैं। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, इसके अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या पर्सन के कंट्रोल में नहीं होते। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल, नॉट इन द कंट्रोल। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इनमें जो चेंजेस आनी है वो चेंजेस होनी ही है। इस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनमें अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट होगा, अगर नेगेटिव चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट होगा। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके कंपैरिजन पे में जब हम आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ, तो इसके अंदर वो वाले फैक्टर्स आते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, विद इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें वो वाले फैक्टर्स आएंगे कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अगर उनमें कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो एडजस्ट कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है, ताकि मैक्सिमम जो है वो लॉस से बचा जा सके। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का डिफरेंस क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका जो बिजनेस है वो इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स आते हैं, आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन जो है वो इन चेंजेस को या इन फैक्टर्स को कर सकता है कंट्रोल। उस पे कोई ना कोई जो है वो अप्लाई कर सकता है अपनी ऐसी स्किल। ओके, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है हमारा, जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, एक को कहा जाता है मैक्रो फैक्टर्स और एक को कहा जाता है माइक्रो फैक्टर्स। एज द नेम शोज, जो मैक्रो है वो ब्रॉड को शो करता है, वाइड को शो करता है, जबकि जो हमारा माइक्रो फैक्टर्स हैं वो एज द नेम शोज कि वो एक नैरो अपील को शो करते हैं। तो इसलिए इनमें मोस्टली जो डिफरेंस है वो यही होता है। इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, मैक्रो फैक्टर्स वो वाला पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो कि जनरल है, ब्रॉड है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रॉड होता है, जनरल होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ब्रॉड होती है और ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। यानी इसका डायरेक्टली असर नहीं होता, बट इनडायरेक्ट वे में ये किसी ना किसी तरह बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, बिजनेस पर्संस को अफेक्ट कर रहा होता है। तो मैक्रो से आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो ये फैक्टर्स जो हैं वो ब्रॉड हैं, दूसरा ये कि ये जनरल हैं, तीसरा ये कि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो इनका होता है। माइक्रो फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। माइक्रो फैक्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वो वाला पार्ट है, अब जो नैरो है, जो स्पेसिफिक है, और उसके अपोजिट ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जो माइक्रो फैक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं।
माइक्रो फैक्टर्स जो हैं एज द नेम शोज, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, तो अब आपने इसके बारे में याद रखना है कि माइक्रो फैक्टर्स नैरो हैं, माइक्रो फैक्टर्स स्पेसिफिक हैं, माइक्रो फैक्टर्स जो हैं वो आपके बिजनेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे हैं। ओके, पहले हम देखेंगे मैक्रो फैक्टर्स के मैक्रो फैक्टर्स कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। उनमें एक बहुत अच्छा एक्रोनिम जो आप याद कर सकते हैं वो है पेस्टल का, पेस्टल। पेस्टल जो है एज द नेम शोज, इसके वर्ड फर्स्ट लेटर से एक पूरा वर्ड जो है वो बनता है, तो पेस्टल को कहा जाता है कि ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम वो वर्ड होता है जिसको एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन वो एक कंप्लीट वर्ड नहीं होता, बल्कि उसके हर लेटर से कोई ना कोई नया वर्ड बन रहा होता है। तो पेस्टल में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल। और ये यहाँ पर इस पिक्चर से भी यही जो है वो ये तकरीबन 6 to 7 जो फैक्टर्स हैं ये आपको शो करवाए जा रहे हैं। टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। इनको हम अब वन बाय वन जो है वो देखते हैं। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं, political factors of macro environment include the following: political conditions of a country। political factors में सबसे पहला component क्या है? political conditions, एक country की political conditions। अगर तो किसी country में political stability है और गवर्नमेंट्स जो हैं वो बार बार नहीं बदल रही हैं, तो इससे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट आती है कंट्री को, और ये बिजनेसेस को फ़ायदा जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं उनमें वो किससे लिंक करते हैं? आपके कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ। अगर तो आपके कंट्री में बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहे हैं, आप देखते हैं जैसे जब भी कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर अभी एक रीसेंट टर्मोइल जो है वो चल रहा है कि जो टीएलपी है उसने प्रोटेस्ट किया, देन पुलिस ने उनके साथ जो है वो मुकाबला किया, और इससे बहुत ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में जब बाहर से लोग जो देखते हैं उन्हें यही लगता है कि इस कंट्री के अंदर तो बहुत अनरेस्ट है, या हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो डूब जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल फैक्टर्स चाहे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपको जो है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स एज द नेम शोज कि ये रिसोर्सेज के साथ, ह्यूमन वांट्स के साथ जो है वो रिलेट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं एक बिजनेस साइकिल क्रिएट करती हैं जो कि अफेक्ट करता है सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। अब जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वहाँ पर लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, इनकम लोगों की ज़्यादा होती है, और वो फिर खर्च भी ज़्यादा करते हैं। जब खर्च ज़्यादा करते हैं तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होती है, सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा होती है, जिससे अल्टीमेटली बिजनेसेस को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको ज़्यादा सेल करते हैं, तो उनके पास जो वेल्थ है वो ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स में इकोनॉमी अगर आपकी बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी है, इकोनॉमी में अगर आपके जो है ये क्राइसिस नहीं चल रहे हैं, तो ये भी आपके बिजनेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपकी इकोनॉमी के साथ, तो देन जो है ये क्या कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग प्राइसेस। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ये जो सूद का रेट होता है, कुछ जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप उसको रीपे कर रहे हैं, तो बैंक चूंकि इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो वो रेट भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हाई और लो होता रहता है। इसी तरह जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, ये गवर्नमेंट जो है वो वेल्थ को मैनेज करने के लिए
ये पॉलिसीज़ बनाती हैं। एंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, जो कि क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, मैक्रो फैक्टर्स हैं और आपके बिजनेस को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करते। ओके, सोशल फैक्टर एज द नेम शोज कि ये सोसाइटी से रिलेट करता है, ये हमारा थर्ड मैक्रो फैक्टर है। और इसके अंदर जो है डेमोग्राफिकल हमारी जो करेक्टरिस्टिक आती हैं सोसाइटी की, जिसमें लोगों की एज है, जिसमें लोगों की जेंडर है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनकी एजुकेशन है कि वो एजुकेटेड हैं या नहीं है, में इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज। तो इस तरह के जितने भी, क्योंकि देखिए बिजनेसेस जो हैं वो लोगों से ही चलते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसने बाय करनी है, लोगों ने बाय करनी है। अगर कोई ट्रेंड आया हुआ है जो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कपड़ों की बात करें, शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया हुआ है और आप लॉन्ग शर्ट्स के बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह जो बिहेवियर होता है लोगों का, वो भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का जो है वो बनता है, फाउंडेशन बनता है, बेस बनता है। और जैसे फैशन पर फोकस, ट्रेंड्स पर फोकस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने पे जब फोकस हो जाता है, तो ये चीज़ें भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एज द नेम शोज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी फीवर, आईटी फीवर कह सकते हैं आप इसको, जो हमारे यूथ पर भी सवार है। पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है, बिजनेस आईटी की डिग्री हर कोई करना चाहता है। तो ये किस वजह से है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके बिजनेस को। जैसे इंटरनेट आया, 4G 5G टेक्नोलॉजीज़ आईं, तो जो वेज़ थे सारे बिज़नेस करने के चेंज हो गए। पहले आपको पर्टिकुलरली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फिज़िकली करनी पड़ती थी, आप जो है वो अब क्या है, आप इंटरनेट के थ्रू एक ही कमरे में बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। और अब पूरी दुनिया की जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ही हैं, सबसे ज़्यादा उनके शेयर्स एक्सपेंसिव हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कंपनीज़ जो हैं वो डिजिटल और वर्चुअल मार्केट में काम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ जो है वो भी एक बड़ा मिरेकलस रहा है, जिसकी वजह से बिज़नेसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ओके, फिफ्थ नंबर पे हमारा था इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट यानी माहौल से रिलेटेड है और ऑब्वियसली सर्दियों में किसी और तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, गर्मियों में किसी और तरह की प्रोडक्ट की डिमांड होती है। इसी तरह से अगर आप जैसे ये स्मोक का था, तो स्मोक में अ, क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाते हैं और कहा जाता है कि स्मोक जो है वो ब्रिक मेकिंग यानी ईंटें बनाने के प्रोसेस की वजह से हो रही है। इसी तरह जो इन्होंने प्लास्टिक बैग्स को बैन किया, तो इसकी वजह से भी कई बिज़नेसेस ख़त्म हो गए, यानी बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गया, किस वजह से, किसी इकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। उसके बाद जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे अभी हमने देखा फ्लड आया है, स्टॉर्म्स आए हैं और इससे पहले जैसे पैंडेमिक्स हैं, कोविड-19 वाली, उससे भी बिज़नेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेगेटिव वे में अफ़ेक्ट हुई हैं। ऑब्वियसली जैसे राइस की क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई है, जैसे बहुत से फ्रूट जो हैं वो फ्लड में वेस्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो वेदर है, जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं आपके बिज़नेस को। चाहे इनडायरेक्टली ही इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन स्टिल उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ पर होता है। ओके, सिक्स नंबर पर आते हैं लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है, जैसे लॉ में चेंजेस वो लेकर आए, किस लिए कि 3G 4G और 5G लाइसेंसेस को पाकिस्तान में लाया जाए, ताकि न्यू डायरेक्शंस फॉर बिजनेस
जो हैं वो ओपन की जाएँ। इसी तरह उबर, क्रीम और ड्राइव को जो लाइसेंसेस दिए गए, उसमें भी यही था कि ये सर्विस, और अब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं लोग ये इन ड्राइव को, और इस तरह की जो अदर एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह जो रूल्स बनाए जाते हैं बाइकर्स के लिए, अब जैसे बाइक पे सफ़र करने वालों के लिए हेलमेट अगर कंपल्सरी रख दें, तो हेलमेट का जो बिज़नेस है वो बड़ा बूम पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर बिज़नेस को या किसी कुछ पर्टिकुलर बिज़नेसेस को जो उस रूल से रिलेटेड होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं। इसी तरह कंज़्यूमर प्रोटेक्शन के जो रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, उन्होंने भी बिज़नेस डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट किया है। तो ये हमारे पास पेस्टल थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, उसके बाद हमारे पास आगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स। ओके, अब हम चलते हैं माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स का हमने ये पढ़ा था कि ये पार्ट तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही होते हैं, लेकिन क्या है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसका वैसे कोई ऐसा एक्रोनिम नहीं होता, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए बना दिया है। SDCCC, S का मतलब है सप्लायर्स, D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर्स, C है क्रेडिटर्स, कंपेटिटर्स एंड कस्टमर्स। तो ये माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बिज़नेस को क्या कर रहे होते हैं, ये अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ओके, सप्लायर्स कौन होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको रॉ मटेरियल देर से मिलेगा, अगर आपको रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो आपका बिजनेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। इसीलिए सप्लायर्स को माइक्रो फैक्टर्स की लिस्ट में रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करना होता है, मैन्युफैक्चरर्स को यानी प्रोड्यूसर्स को जो चीज़ें बनाते हैं और कस्टमर्स को लिंक करना होता है। और इसी तरह ये क्या करता है, कंपनीज को भी उनके कस्टमर्स के साथ लिंक करता है। इसीलिए ये एक फर्म की जो पूरी सप्लाई चेन है, जहाँ रॉ मटेरियल से लेकर एंड कस्टमर तक आपने पहुंचना है, उसको उसकी जो सप्लाई चेन है, उसमें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस को लोन दिया होता है, और ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो पेमेंट डिले कर दें, टाइमली पेमेंट नहीं करें, तो आपको लॉस हो सकता है। और अगर वो आपको टाइमली पेमेंट करते रहें, तो आपका बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रो हो सकता है। और मोस्टली जो फर्म्स का बिजनेस होता है, वो क्रेडिट बेस्ड होता है। बैड डेट्स का मतलब है वो कर्जे जो रिकवर नहीं होते, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और इसे क्या कहा जाता है, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस कहा जाता है इसको, कि बैड डेट्स की वजह से जो है बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने में। देन कम्स कंपेटिटर्स। ऑब्वियसली कंपेटिटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास आपकी जो जैसी प्रोडक्ट होती है, आपके जैसी सर्विस होती है, और उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनकी सेलिंग टेक्निक, उनका नेम जो मार्केट में है, उनके कस्टमर्स, वो भी आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और एक कंपनी जो है, अगर उसको कोई कंपेटिटिव एज का मतलब होता है उसकी कोई एक्स्ट्रा ऐसी क्वालिटी जो उसके कंपेटिटर में नहीं है, एक्स्ट्रा जो क्वालिटी है किसी बिजनेस की जो उसके कंपेटिटर में नहीं है, तो वो उस कंपनी का क्या होगा, कंपेटिटिव एज होगा। हर कंपनी के पास कोई ना कोई कंपेटिटिव एज ज़रूर होना चाहिए अपने कंपेटिटर के मुकाबले में, अगर वो उस कंपेटिटिव मार्केट में बिजनेस को अपने एलिवेट करना चाहता है। ओके, उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो आते हैं कि जो बेसिकली एम होते हैं किसी बिजनेस फर्म का, कस्टमर्स के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। उनकी जो है वो जो कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस होती है वो कस्टमर के लिए होती है, उसकी पैकिंग भी कस्टमर ओरिएंटेड होती है, क्वालिटी भी, प्राइसेस भी, फीचर्स भी,
और ये सब कुछ जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। तो माइक्रो फैक्टर्स में हमारे पास सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्रेडिटर्स, कंपेटिटर्स और कस्टमर्स आते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ। इंटरनल एनवायरनमेंट हमने कहा था कि इसके अंदर दो वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी फर्म के कंट्रोल में होते हैं, किसी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, और अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल होंगे किसी फर्म के लिए तो उन्हें कहा जाएगा स्ट्रेंथ्स, और अगर ये फैक्टर्स किसी फर्म के लिए अनफेवरेबल होंगे, नुकसानदेह होंगे, तो उन्हें वीकनेसेस कहा जाएगा। तो फेवरेबल इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ कंपनी पॉजिटिवली आर कॉल्ड स्ट्रेंथ्स, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनमें जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथ कहा जाता है, और जो अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है, उनको क्या कहा जाता है? वीकनेसेस कहा जाता है। ओके, अब इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले कल्चर मैनेजमेंट आ जाती है, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आ जाती है, लेबर की मैनेजमेंट आ जाती है, मार्केटिंग एंड सेलिंग आ जाती है। तो ये टोटल 7 जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, मैनेजिंग कल्चर। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज जो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो वर्किंग किस तरीके से हो रही है। तो कल्चर सबसे पहले क्या होता है? ये आपके वो बिलीव्स होते हैं, आपकी ट्रेडिशंस होती हैं, रिवायात होती हैं, आपकी अपनी इखलाकियात होती हैं, आपने जो खुद एक्सपेक्ट किया होता है, तवक्को लगाई होती है, और प्रैक्टिसेस जो जो रूटीन है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो इसी कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस कल्चर का एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किस पर? ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस पर। अगर तो आप टाइमली आते हैं, पंक्चुअल हैं, तो इसका ऑब्वियसली आपके बिजनेस पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप लेट आते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेट आएंगे, तो आपका बिजनेस की जो वर्किंग है वो ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट होगी। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है कि जो आपका एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक रास्ता है कि इसके अकॉर्डिंग आपने मूव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर आप विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि आपकी कंपनी की डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। अब हम वन बाय वन इनको जरा देखते हैं कि ये क्या होते हैं। विजन जो है वो किसी कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन होती है, यानी फ्यूचर में वो कंपनी क्या करना चाहती है, वो कंपनी किस फ्यूचर एम के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट की गई है। मिशन इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, के अभी एट प्रेजेंट जो कंपनी को बनाने का मकसद है, पर्पस है, वो क्या है। विजन क्या है? फ्यूचर डायरेक्शन के फ्यूचर में वो कहाँ जाना चाहती है। जैसे एक कंपनी जो है वो शूज बनाती है, तो उसकी अगर हम देखें तो उसकी मिशन स्टेटमेंट ये होगी कि वी स्ट्राइव फॉर प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल शूज टू आवर कस्टमर्स। और अगर इसकी फ्यूचर डायरेक्शन को अगर हम देखें तो वी वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड वेयर वी आर प्रोवाइडिंग। तो इस तरह से करके आपकी जो विजन स्टेटमेंट होती है जो कि आपके फ्यूचर को डिफाइन कर रही होती है। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स ये जनरल होते हैं, ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, इंटेंजिबल डिजायर्ड फ्यूचर रिजल्ट। और जो गोल्स हैं आपके पास ये वही हैं जो आपके एम्स होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं होती, ये वो एम होते हैं जो आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये पर्पस अचीव करना है, ये गोल जो है वो अचीव करना है। ओके, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव गोल के अपोजिट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये ब्रॉड नहीं होते, ये ब्रीफ होते हैं। उसके बाद ये मेजरेबल होते हैं, ये एक्शनेबल स्टेप्स होते हैं, आप इनको एज अ स्टेप लेके
तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब देखें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, गोल क्या है? गोल एक जो है वो डेस्टिनेशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल मैप की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका गोल है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन आपका गोल है, उसके बाद आप जिन रास्तों से जो आपके छोटे-छोटे रास्ते में स्टॉप आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिन रास्तों का जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं, कहाँ से टर्न लेते हैं, कहाँ से जो है वो रुक जाते हैं, वो सारी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारे आपके प्लान्स हैं, वो सारे आपके मेथड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी फर्म को कि अचीव कर ले अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले और फिर गोल्स। यानी जिस तरीके से आप उन रास्तों को फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन पे पहुँचेंगे, तो वो क्या होंगी? आपकी स्ट्रैटेजीज़ होंगी। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा आता है कंपोनेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसको डिसाइड करने में कि किस तरह से बिज़नेस के अंदर जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं वो परफ़ॉर्म की जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक इंस्टीट्यूट है या कंपनी है, उसका कोई हेड ही नहीं है, तो लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? जब लोग किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें काम करने का भी कोई वो नहीं होगा। तो इसके अंदर आपकी हायरार्की ये होती है कि क्या लेवल है, जैसे ये है, फिर इसके आगे जो है वो ये आ रहा है, फिर आगे फर्दर इसकी मज़ीद ब्रांचेज़ बन जाती हैं। इसी तरह चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि आप कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसने किसको रिपोर्ट करना है, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन-सी है और जो है जिस जो वर्कर्स जो हैं अपने-अपने किस इमीडिएट सुपरवाइज़र कौन होगा उनका। इसी तरह कंट्रोल किसके हाथ में कितना होगा, रोल की डेलीगेशन रोल कौन असाइन करेगा, कोऑर्डिनेशन आपस में बातचीत और अदर एस्पेक्ट जो हैं वो किस तरह से वर्क करेंगे। अब जो ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर है वो टोटल 4 तरह के देखने में आते हैं। एक है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविज़नल, तीसरा हमारे पास है फंक्शनल और चौथा हमारे पास है हाइब्रिड। अब इन चारों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज द नेम शोज ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, तो ये फॉर्मल हायरार्की होती है। इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होता है कि नहीं ये पर्सन इसी को रिपोर्टिंग है और दूसरा वाला डिपार्टमेंट उसी को रिपोर्टिंग है। कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर बड़े क्लियर होती है इसके अंदर और रूल्स एंड प्रोसीजर को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। स्ट्रिक्ट एडहियरेंस होती है, स्ट्रिक्ट फॉलो होता है किसका? आपके रूल्स का और प्रोसीजर्स का। ओके, उसके बाद आते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि क्या है कि सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स बना देते हैं या डिवीजन्स बना देते हैं। किस बेस पर? किसी प्रोडक्ट की बेस पर। यानी अगर एक कंपनी जो है वो वाटर और जूस बेच रही है तो एक वाटर वाला डिपार्टमेंट बना देंगे और एक जूस वाला बना देंगे। तो ये 2 यूनिट बन जाएँगे तो इन्हें कहा जाएगा कि ये डिविज़नल यूनिट्स हैं। इसी तरह अगर सर्विसेज़ हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज़ हैं तो उनके लिए अलग-अलग जो है वो अथॉरिटी जो है वो बना दी जाएगी। ज्योग्राफिक मार्केट्स अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद 3 सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं तो एक जो है वो इस्लामाबाद के लिए हो जाएगी, एक लाहौर के लिए और एक कराची के लिए। तो इस तरह से क्या है कि ज़्यादा ईज़ी हो जाता है काम करना, थोड़े लोगों को मैनेज करना जो है वो आसान होता है। ओके, नेक्स्ट कम्स फंक्शनल। अब फंक्शन का मतलब है कि काम की बेस पे। जैसे हमने पढ़ा पीछे ज्योग्राफी की बेस पे कि जगह की बेस पे, किसी प्रोडक्ट की बेस पे, सर्विस की बेस पे। यहाँ पर क्या है मार्केटिंग के लिए अलहदा डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, फाइनेंस के लिए अलहदा, इंजीनियरिंग के लिए अलहदा। तो इस तरह से ये क्या होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन फंक्शन। अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर्स को जब मिक्स कर देते हैं, तो हाइब्रिड। जैसा कि अगर हम फंक्शनल जिसमें हमने ये मार्केटिंग, फाइनेंस और इंजीनियरिंग के बनाए अलग-अलग और डिविज़नल जिसमें हमने ज्योग्राफी की बेस पे या इस तरह किए हैं, तो हम जो है एक इस तरह का मिक्स सा ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं।
ओके, ये यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स शो किए हैं, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये देखें इसमें क्लियर लाइन ऑफ कंट्रोल आ रही है। डिविज़नल ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, 3 रीजन्स में अलग-अलग डिवीज़न्स बनी हुई हैं। फंक्शनल किस तरह का होता है, आपके अलग-अलग फंक्शंस हैं, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज़ अब जो है वो हाइब्रिड में आपने इधर मार्केटिंग और एचआर अलग-अलग किया हुआ है, ये प्रोडक्ट की बेस पे किया हुआ है, तो 2 आपने डिविज़नल और फंक्शनल को फ़ॉलो किया हुआ है। ओके, उसके बाद आती है ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का 4th कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप अपने फाइनेंसेस को किस तरह मैनेज करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप पैसों को मैनेज करते हैं और उनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सकें। इसी तरह लेबर मैनेजमेंट लेबर किसको कहते हैं? लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को, पीपल को अ, इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं लोग हमेशा ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों की ज़रूरत कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत ही होती है। इसलिए आजकल कंपनीज़ जो हैं स्किल्ड जो वर्कफ़ोर्स है उसको ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। ओके, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट 6th कंपोनेंट है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है उसमें आपके ऑपरेशनल प्रोसेसेस आते हैं, किस तरह से वर्किंग हो रही है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही हैं, ऐसे तरीके से प्रोड्यूस की जाएँ कि जिससे वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें। और 7th जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली जब तक जैसे आप एक दुकान खोल के बैठ गए हैं और आप उसकी जो है पब्लिसिटी नहीं करेंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने जो है एक नई दुकान खोली है, एक नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है वर्क ऑन कस्टमाइज़ रादर दैन स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोडक्ट्स कि आपने इवन टेक्नोलॉजी फर्म्स आर नाउ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंपैटिटिव एडवांटेज आपको दें, जैसे डोर टू डोर सर्विसेज़ हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन हो एडवांस पेमेंट की जगह पर। तो आजकल चूँकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आपको इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह की जो ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी।